नमस्कार आप सभी को। आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार राज्य विशेष के पाठ्यक्रम के बारे में। बिहार राज्य विशेष का जो पाठ्यक्रम है, हाल ही में अभी इसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं। प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में भी परिवर्तन हुए हैं और मुख्य परीक्षा के संदर्भ में भी बदलाव किए गए हैं। तो ये जो बदलाव हुए हैं, इन्हीं के बारे में हम समग्रता से समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप बिहार राज्य विशेष की तैयारी कर रहे होंगे या करने का विचार कर रहे होंगे। तो यदि आप विचार कर रहे हैं या आप जुड़ चुके हैं, दोनों ही संदर्भों में जब आप बात करते हो तैयारी की, तो सबसे पहला जो हमारा आप कहते हो ध्यान जाना चाहिए, वो जाना चाहिए पाठ्यक्रम पर। पाठ्यक्रम पर ध्यान इसलिए जाना चाहिए क्योंकि जब हम किसी भी विषय को लेकर के, चाहे हम स्कूलिंग कर रहे हों या कॉलेज में हों या हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं किसी भी, तो वहां पे पाठ्यक्रम का अपना एक अलग महत्व होता है। आप कह लीजिए बेस होता है, आधार होता है पाठ्यक्रम। तो आप गलत नहीं है। पाठ्यक्रम क्या होता है? आधार होता है, क्योंकि यहीं से जितना आपको समझदारी होगी, जितनी आप चीजों को समझ पाओगे। तो पाठ्यक्रम जो है, जैसे बहुत सारे पिलर होते हैं, ठीक है, तो उन जो आधार हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आपका होता है पाठ्यक्रम। इसके बाद फिर विगत वर्षों का जो प्रश्न पत्र होता है वह भी होता है। तो पाठ्यक्रम कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि जब हम तैयारी प्रारंभ करते हैं तो उससे पहले हमें पाठ्यक्रम की अच्छी समझ होनी चाहिए। यदि पाठ्यक्रम की अच्छी समझ हमें होती है तो हम बहुत आसानी से उस परीक्षा की प्रवृत्ति को समझकर आगे बढ़ते हैं और हमें सफलता बहुत जल्द मिलती है। लेकिन यदि हमें पाठ्यक्रम की समझ नहीं होती है, सिलेबस की समझ नहीं होती है, तो हमें चुनौतियों से जूझना पड़ता है। क्योंकि हमें यही नहीं पता होता कि हमारे राज्य विशेष में या हमारे स्कूलिंग में या हमारे विश्वविद्यालय शिक्षा के दौरान कौन सी चीजें हमारे जो हमारा विषय वस्तु है, जिस कोर्स में हम जुड़े हुए हैं या जिस प्रतियोगी परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं, वहां पे क्या चीजें पूछी जाती हैं, क्या पूछी जा सकती है। तो जरूरी है इसको जानना। अब बीपीएससी के पाठ्यक्रम की यदि हम बात करें तो सबसे पहली बात कि कोई भी बच्चा जब तैयारी करने को सोचता है, आज का जो देखिए माहौल देखें तो इसमें ज्यादातर छात्र है, आप कह सकते हो 80% छात्र ऐसे होंगे जो बिहार राज्य विशेष की तैयारी कर रहे होंगे, और ये सिर्फ भीड़ का हिस्सा होंगे। भीड़ का हिस्सा कहने का तात्पर्य ये है कि इनको पाठ्यक्रम की जो समझ है ना, पाठ्यक्रम की जो समझ है ना, वो शून्य है। मतलब बिना पाठ्यक्रम को देखे वो तैयारी में लग जाते हैं। बात आती है कि भाई राज्य विशेष की तैयारी करना है, उनको इतना पता होता है कि राज्य विशेष की तैयारी में हमें इतिहास पढ़ना होता है, भूगोल पढ़ना होता है और संबंधित राज्य का पढ़ना होता है, राज्य व्यवस्था पढ़ना होता है, विज्ञान पढ़ना होता है। तो उनको कुछ विषयों के बारे में जानकारी होती है कि ये विषय पढ़ने होते हैं और वो उन्हीं को पढ़ने में लग जाते हैं। ठीक है। अब इससे क्या होता है कि क्योंकि बिहार राज्य विशेष या अन्य राज्यों की यदि हम बात करें तो प्रत्येक राज्य का अपना अलग एक पैटर्न है, अपनी एक परीक्षा की मांग है। उसी आधार पे वहां पे प्रश्न पत्र बनते हैं, उसी आधार पे वहां पे बच्चे एग्जाम देते हैं, वही उनकी मांग है। अब क्योंकि पाठ्यक्रम का यदि आपको नॉलेज नहीं है तो आपको यही नहीं पता चल पाएगा कि आयोग आपसे चाहता क्या है। यदि पाठ्यक्रम की समझ नहीं होगी तो आप इतिहास एक तरफ से पढ़ोगे पूरा, आप भूगोल पूरा पढ़ोगे, आप राज्य व्यवस्था पूरी समाप्त करोगे, अर्थव्यवस्था समाप्त करोगे, और इन सब का कोई मतलब नहीं रह जाएगा क्योंकि आपको पाठ्यक्रम की समझ नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले जरूरी है, अनिवार्य है कि हम किसी भी राज्य विशेष की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे सबसे पहले पाठ्यक्रम को लेकर हम चीजों को क्लियर करें। कम से कम एक सप्ताह हम पाठ्यक्रम और विगत वर्षों के प्रश्नों पर दें, तब जाके हमारी आधारभूत समझ बनेगी उस परीक्षा को लेकर के। और फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर हम सही दिशा में आगे बढ़ेंगे, हम भीड़ का हिस्सा नहीं रहेंगे। तो पाठ्यक्रम में आइए देख लेते हैं कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं, अभी क्या चीजें हैं आपके पाठ्यक्रम में। पहले एक आप कह सकते हो कि एक रफ वर्क यहाँ पे करते हैं, उसके बाद जो आपका पाठ्यक्रम है कि कौन कौन से विषय हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। बिहार की यदि हम बात करें परीक्षा की, बिहार पीसीएस की परीक्षा की यदि हम बात करें, बिहार पीसीएस, बिहार पीसीएस की यदि हम परीक्षा की बात करें तो यह परीक्षा दो चरणों में संपन्न होती है। पहला चरण होता है प्रारंभिक परीक्षा, पहला चरण होता है प्रारंभिक परीक्षा, और दूसरे चरण की यदि हम बात करें तो दूसरा चरण आपका होता है मुख्य परीक्षा।
ठीक है। दूसरा चरण आपका होता है मुख्य परीक्षा। ठीक है, तो परीक्षा आपकी दो चरणों में संपन्न होती है। पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा और दूसरे चरण मुख्य परीक्षा होती है। इंटरव्यू साक्षात्कार की बात अभी हम नहीं करते हैं, वो अंतिम में हम चर्चा करेंगे। लेकिन परीक्षा का जो पैटर्न है अभी उसमें यही चल रहा है पहले से, और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा इसी आधार पे आपके राज्य विशेष में या किसी भी राज्य विशेष में जो पीसीएस के लिए पदों की भर्ती होती है इसी माध्यम से होती है। अब प्रारंभिक परीक्षा में यदि हम बात करें, आपके यहाँ तो देखने को मिलता है कि एक पेपर होता है। पेपर की यदि हम संख्या बात करें आपके राज्य विशेष में, तो केवल एक पेपर आपको देखने को मिलता है, केवल एक पेपर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं यदि हम मुख्य परीक्षा की बात करें तो वहां पे यदि हम बात करें तो आज के समय में यदि हम बात करें तो नंबर ऑफ पेपर्स जो है, टोटल नंबर ऑफ पेपर्स वो 5 हो गए, मतलब 5 प्रश्न पत्र कुल देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे पहले हम प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में यहाँ पे बात करेंगे। अब केवल एक पेपर यहाँ पे देखने को मिलता है। ये जो एक पेपर होता है ये नए बदलावों के तहत यदि हम बात करें 150 अंकों का होता है। पहले भी 150 अंकों का ही होता था। यहाँ पे आपको 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न जो है एक अंक का होता है, प्रत्येक एक अंक जो है ये प्रत्येक प्रश्न के लिए दिया जाता है। और इसके साथ आपको देखने को मिलता है जो नवीनतम बदलाव हुए हैं उनकी यदि हम बात करें तो यहाँ पे नकारात्मक अंकों का प्रावधान किया गया है। क्या है? नकारात्मक अंकों का प्रावधान किया गया है। इससे पहले ये चीजें नहीं थी, 68वीं से चीजें लागू हुई हैं। नकारात्मक अंकों का प्रावधान, और नकारात्मक अंकों के प्रावधान के तहत यदि हम बात करें तो 1/4 अंक कट रहा है, मतलब 0.25 अंकों का जो है ये प्रावधान नकारात्मक अंकों के रूप में किया गया है। मतलब प्रत्येक प्रश्न का जो सही उत्तर आप दोगे उसके लिए आपको 1 अंक मिलेगा, और ऐसा प्रश्न जो भी आप गलत करते हो उसके लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए आपका 0.25 जो है वो कटेगा। कहने का मतलब है कि 1/4 नकारात्मक अंकों का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। पाठ्यक्रम क्या है उसके बारे में अभी हम समझेंगे। पाठ्यक्रम को आयोग के देखेंगे। हालांकि आयोग ने अभी जो पुरानी चीजें थी वही मेंशन की हुई है, नए बदलावों को उन्होंने जोड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी ज्यादा बदलाव नहीं है, तो वहां से कम हम जो कोर विषय है उसको हम समझ सकते हैं। मुख्य परीक्षा की यदि हम बात करें तो आज के समय में जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जो कुल प्रश्न पत्र होते हैं, कुल प्रश्न पत्र जो होते हैं इनकी संख्या हो गई है 5। ठीक है, कुल प्रश्न पत्र कितने हो गए हैं? कुल प्रश्न पत्र यहाँ पे 5 हो गए हैं। पहला यदि हम बात करें तो सबसे पहले GS1 या सामान्य अध्ययन 1 आ गया है। दूसरे प्रश्न पत्र की यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपको GS2 देखने को मिलेगा। ठीक है, तीसरे प्रश्न पत्र की बात करें तो आप जानते हैं एस्से आपका आ गया है, निबंध आ गया है। ठीक है, चौथे प्रश्न पत्र की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको हिंदी देखने को मिलेगा। ठीक है, और पांचवें प्रश्न पत्र की यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। तो जो कुल प्रश्न पत्र हैं उनकी संख्या यहाँ पे आपको 5 देखने को मिल रही है। GS1, GS2, एस्से, हिंदी और ऑप्शनल, ये 5 प्रश्न पत्र आपको देखने को मिल रहे हैं। अब इसमें से भी जो बदलाव है उसको हम समझते हैं। सबसे पहली बात, हिंदी और ऑप्शनल जो होगा, ध्यान रखिएगा, ये 100 अंकों का होगा। इसके लिए प्रत्येक पेपर के लिए, चाहे वो हिंदी का हो, उसके लिए 100 अंक निर्धारित है। वहीं ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो पेपर है उसके लिए 100 अंक निर्धारित है। ऑप्शनल यहाँ पे जो है आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का वस्तुनिष्ठ हो गया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा ऑप्शनल के लिए होगी, और ये क्वालिफाइंग नेचर की परीक्षा है। हिंदी भी आप जानते हैं क्वालिफाइंग नेचर की है, तो उसके भी जो अंक हैं वो आपके जोड़े नहीं जाते हैं, जो आपकी फाइनल मेरिट बनती है। फाइनल मेरिट की यदि हम बात करें तो फाइनल मेरिट आपकी जो बनती है वो 900 अंकों की बनती है मुख्य परीक्षा में। और मुख्य परीक्षा के ये जो 900 अंक हैं, ये मुख्य परीक्षा के जो 900 अंक हैं आते कहां से हैं? तो GS1 से आते हैं 300 अंक, GS2 से आते हैं 300 अंक, और एस्से से आते हैं 300 अंक। यहां से कुल मिलाकर 900 अंकों की आपकी मुख्य परीक्षा होती है। मुख्य परीक्षा के बाद आप जानते हैं कि बात आती है साक्षात्कार की। साक्षात्कार की यदि हम बात करें तो इसमें जो देखने को मिलता है आपको साक्षात्कार में, साक्षात्कार में यदि हम बात करें जो यहाँ पे देखने को मिलता है
उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि साक्षात्कार पहले ज्यादा अंकों का होता था, हालांकि अब उसको कम कर दिया गया है। वर्तमान समय में जो आपका साक्षात्कार है वो मात्र 120 अंकों का होता है। ठीक है, मतलब आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो कितने पे बनेगी? 900 प्लस 120। 900 प्लस 120 बराबर कितना हो गया? 1020। मतलब जो फाइनल आपकी मेरिट बनेगी वो 1020 अंकों पर बनेगी, ये आपको पता होना चाहिए। यही आपकी चीजें, ठीक है। 1020 पर आपकी जो है फाइनल मेरिट बनती है। सारी चीजों को आपने समझ लिया। अब आइए एक एक करके इनके पाठ्यक्रम क्या है उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। उसको लेकर के पुस्तकें कौन सी पढ़नी है इसके बारे में बताया गया है। आपके बैच में वीडियो मिल गई होगी, उसको देख लेते हैं। और पुनः जो बदलाव किए गए हैं, जो आपकी मुख्य परीक्षा में जो बदलाव किए गए हैं उसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखते हैं कि अनिवार्य विषय के बारे में पहले बात की गई है। प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम, ये आपकी प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम है। ये देखिएगा आयोग ने जो लिखा है बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है, लेकिन ठीक है, यहाँ पे चीजें आपकी क्लियर हैं। आइए एक बार देख लेते हैं, एक मिनट। चलिए अब इसको यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं। ये आपका हो गया प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम। प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में स्पष्ट शब्दों में यहाँ लिखा हुआ है, इस प्रश्न पत्र में ज्ञान विज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्रों से प्रश्न होंगे। कौन कौन से क्षेत्र दिए हैं? सबसे पहला दिया है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत इन्होंने बताया कि राष्ट्रीय तथा सामान्य विज्ञान, अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषता। आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने दूसरा सेक्शन जो बनाया वो है सामान्य भूगोल, और इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं? बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान। ये सिर्फ आपके प्रीलिम्स के टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल इसमें नहीं बोला गया है। इसमें फिर बताया गया है कि सामान्य विज्ञान के प्रश्न किस प्रवृत्ति के होंगे, और जो मैथ के प्रश्न है किस प्रवृत्ति के होंगे उसके बारे में यहाँ पे सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न उसके बारे में डिटेल से यहाँ पे बताया गया। तो कोर सब्जेक्ट जो यहाँ पे निकल के आ रहे हैं वो आपका निकल के आ रहा है कि इतिहास हमें पढ़ना पड़ता है, ये कोर सब्जेक्ट है। हमें करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ता है, ये हमारा कोर सब्जेक्ट है। हमें सामान्य विज्ञान पढ़ना पड़ता है, ये हमारा कोर सब्जेक्ट है। और सामान्य विज्ञान के साथ साथ इतिहास, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स, और इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो बिहार राज्य विशेष, ये हमारे कोर सब्जेक्ट हैं। और यदि हम इन चारों का आंकड़ा ले लें तो ये 100 का आंकड़ा टच हो जाता है। बड़े आराम से यहाँ पे आप कह सकते हो 100 का आंकड़ा आप चीजों को टच कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद फिर राज्य व्यवस्था हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, सेंसस हो गया, और ऐसे कई सारे टॉपिक हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये कोर टॉपिक जो है वो दिए हुए हैं, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझने की चीजें नहीं थी। अब इसके बाद हम मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर चीजों को हमें समझना। ठीक है, मुख्य परीक्षा को लेकर के यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदी जो है, सबसे पहले हिंदी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। हिंदी के बारे में यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा के मानक एवं पाठ्यक्रम की विवरणी। हालांकि आयोग ने अभी पुराना ही यहाँ पे मेंशन किया है, नया अपडेट नहीं किया है, तो उसको उसी स्तर पे देख लेते हैं। अब हिंदी में जो है यहाँ पे निबंध हटा दीजिएगा, तो व्याकरण हो गया, वाक्य विन्यास और संक्षेपण ये प्रमुखता से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि निबंध अब अलग से आएगा तो उसके बारे में हम वहां पे बात करेंगे। ठीक है, अब सामान्य अध्ययन जैसे बताया गया कि सामान्य अध्ययन के 2 प्रश्न पत्र होंगे, प्रथम और द्वितीय। प्रथम में कौन कौन से विषय हैं? भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटनाक्रम, सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र द्वितीय में यदि हम जाएं तो भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव, ये टॉपिक आपको दिए गए हैं। मतलब प्रमुखता से 3 बिंदु प्रथम प्रश्न पत्र में और 3 बिंदु आपके द्वितीय प्रश्न पत्र में दिए गए हैं, जहां से आपको 600 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे डिटेल में बताया गया है
कि भारत का जो इतिहास है, आधुनिक भारत का जो इतिहास, उसमें किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे उसके बारे में यहाँ पे डिटेलिंग की हुई है। तो आपके ऐप में, मोबाइल एप्लीकेशन में आराम से आप जाके देख सकते हो, वहां पे पाठ्यक्रम की पीडीएफ लगी है, वहां से चीजों को डाउनलोड कर आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज और आपको समझना है कि क्या क्या चीजें नहीं है। जैसे कि हम यदि अन्य किसी राज्य विशेष की तैयारी करते हैं तो हम मुख्य परीक्षा में देखते हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास मध्यकालीन कहीं कहीं पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे यदि हम बात करें तो प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास से कोई भी प्रश्न मुख्य परीक्षा में नहीं पूछा जाता। मुख्य परीक्षा में सिर्फ आधुनिक भारत का इतिहास ये टॉपिक दिया हुआ है। यहाँ पे साफ मेंशन है भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, मतलब वो दोनों टॉपिक, प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसमें नहीं है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटनाक्रम। अब इसका मतलब कई सारे लोग समझ लेते हैं कि आईआर इसमें पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आईआर नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पे पूछा जाता है विशेष रूप से जो प्रमुख संस्थाएं हैं, जो हमारे क्षेत्रीय संगठन है, सार्क हो गया, बिम्स्टेक हो गया, G20 हो गया, G7 हो गया, नाटो हो गया, प्रमुखता से वो संगठन जिनमें भारत जुड़ा हुआ है। इसके अंतर्गत वो वैश्विक संगठन जो लगातार किसी कारण से चर्चा में रहे हैं, उनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं समझना है कि आईआर हमारे यहाँ पूछा जा रहा है, आईआर नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ कुछ संस्थाओं की चर्चा होती है। अब इसी के अंतर्गत कुछ प्रश्न ऐसे भी बनते हैं, जैसे नेहरू की विदेश नीति के बारे में पूछ लिया गया, तो आपको वहां पे घबराना नहीं है। नेहरू की विदेश नीति यदि पूछा गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपसे आईआर पूछा जा रहा है। ठीक है, कुछ टॉपिक इसमें ऐसे हैं जिसको लेकर के, जैसे आधुनिक भारत के महान व्यक्तित्व, जहां से प्रश्न आपके यहाँ बनते हैं, जैसे टैगोर से संबंधित, गांधी जी से संबंधित, नेहरू जी से संबंधित प्रश्न लगातार आपके यहाँ बनते हैं। तो इसके अतिरिक्त आपको यह भी, जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं उसके अतिरिक्त आपको एक सेक्शन यह भी पढ़ना है भारत के, आधुनिक भारत के महान व्यक्तित्व के बारे में। इसी प्रकार से जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पे बोला गया भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल। यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था को भारत के भूगोल से लिंक करके पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि भारत के भूगोल में बहुत फालतू की चीजें पूछी जाती हैं। भारत के भूगोल से प्रश्न शून्य है, आप कह लीजिए। जो भी प्रश्न है वो अर्थव्यवस्था से जोड़ के पूछा जा रहा है, मतलब कृषि और उनकी संगत गतिविधियों से संबंधित ज्यादातर प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो इसी के अनुरूप आपको पढ़ने की आवश्यकता है। इसके बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात होगी। अब यहाँ पे जैसे डिटेल दिया हुआ है, आइए देख लेते हैं, बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं है, एक एक करके। यहाँ पे बोला गया है कि प्रश्न पत्र प्रथम में आधुनिक भारत तथा बिहार के विशेष संदर्भ में इतिहास और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर देश के इतिहास की रूपरेखा के साथ साथ गांधी, रविंद्र और नेहरू से संबंधित प्रश्न सम्मिलित होंगे। बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में प्रश्न इस क्षेत्र में पाश्चात्य शिक्षा के आरंभ और विकास से पूछे जाएंगे। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका से संबंधित प्रश्न रहेंगे। ये प्रश्न मुक्ता संथाल विद्रोह, 1857 का विद्रोह, बिरसा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन से पूछे जाएंगे। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वो मौर्य काल तथा पाल काल और पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषताओं से परिचित होंगे। सांख्यिकी विश्लेषण और आरेखन सचित्र निरूपण से संबंधित प्रश्न जो हैं, ये यदि हम बात करें तो इसके लिए चित्रात्मक रूप से सामग्री प्रस्तुत की जाएगी और उसी में सहज बुद्धि का प्रयोग करते हुए निष्कर्ष आपको निकालना है। मतलब यहाँ पे सिलेक्टेड टॉपिक दिए हैं, जैसे आर्ट एंड कल्चर में आपके यहाँ मुख्य परीक्षा में सिर्फ 3 टॉपिक पूछे जाते हैं जो यहाँ पे मेंशन है, मौर्य कला, पाल कला और पटना कलम चित्रकला। इसी तरह विद्रोहों से सिर्फ 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो संथाल पूछा जाता है या तो बिरसा मुंडा पूछा जाता है। उसी तरह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जब आप जाते हो तो वहां पर भी कुछ सीमित कंटेंट हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आपको एक तरफ से पढ़ने की मुख्य परीक्षा के लिए आवश्यकता नहीं है, सिलेक्टिव चीजों को पढ़ना है तो चीजें आपकी बेहतर रहेंगी। इसी तरह प्रश्न पत्र सेकंड में यदि हम बात करें तो यहाँ पे बोला गया है भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित खंड में भारत की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत तथा बिहार के भूगोल से संबंधित खंड में
भारत की योजना और भारत के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व, प्रभाव, और तीसरे खंड में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो भारत तथा बिहार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में उम्मीदवारों की जानकारी का परीक्षण करें। तो विशेष रूप से जो आपका पाठ्यक्रम है, यदि आप अच्छे से इसको देखोगे, एक दिन 2 दिन का समय अपने पाठ्यक्रम पे दोगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका पाठ्यक्रम बहुत ही सीमित है, अन्य राज्य विशेष की तुलना में बहुत ही सीमित है। और यदि आप अच्छे से एक बेहतर रणनीति के साथ आगे बढ़ो तो बहुत आसानी से चीजों को आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं कि मुख्य परीक्षा में कैसे लिखना होता है। उसका फॉर्मेट यहाँ पे दिखा देते हैं, जो नए बदलाव हुए हैं तो उसके आधार पर फॉर्मेट क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। नया जो फॉर्मेट है वो उसके बारे में हम बात करने की बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं, ये आपका नया फॉर्मेट है जो अभी ओपन हो रहा है। ये आयोग की वेबसाइट पे आपको मिल भी जाएगा। ये नया फॉर्मेट आयोग की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा है फॉर्मेट ऑफ मॉडल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अब आपने जो फॉर्मेट देखा मॉडल क्वेश्चन पेपर का, तो इसमें आपको सबसे पहले देखना है कि कितने सेक्शन होते हैं पेपर में, जो बताया गया। सेक्शन फर्स्ट, ठीक है, सेक्शन सेकंड और सेक्शन थर्ड। मतलब आपके प्रश्न पत्र में कुल 3 सेक्शन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, 3 सेक्शन आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहली बात, पहले भी 3 ही सेक्शन थे, आज भी 3 ही सेक्शन है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहले भी 3 ही सेक्शन थे जहां से आपको 8 प्रश्नों का जवाब देना होता था। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, प्रश्न संख्या 1 में बोला गया है जो नए बदलाव हैं ये यही हैं कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कवरिंग होल सिलेबस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर इन क्वेश्चन नंबर 1, दिस क्वेश्चन विल बी ऑफ 38 मार्क्स। पहले भी 38 मार्क का ही होता था, पहले भी 38 अंकों का ही होता था, लेकिन एक प्रकार से ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, फुल सिलेबस जैसे इसमें दिया ना, डिस्क्रिप्टिव टाइप का ये क्वेश्चन होता था। लेकिन अब क्या किया है, इसको बदलाव कर दिया है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे। मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके अंतर्गत कई सारे पार्ट होंगे, जैसे 1A, 1B, 1C, 1D, 1E भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अब टोटल 38 अंक ही रहेंगे जैसे पहले थे, लेकिन प्रश्न बढ़ा दिए गए हैं और इनको कम शब्दों में लिखना है। हो सकता है 20 शब्दों में लिखना हो, 25 शब्दों में लिखना हो, 50 शब्दों में लिखना हो, इस तरह के प्रश्न आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे ये अभी आयोग ने नहीं बताया है, कि क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा जहां पे शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे ये आयोग ने अभी स्पष्ट नहीं किया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जब स्पष्ट करेगा तो ठीक है, नहीं तो जब आप डेफ भरा जाएगा आपकी प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद तो वहां पे जानकारी मिल जाएगी। एक चीज और ध्यान रखिएगा इसमें कि अब आपको ये चिंता नहीं करना है कि कितने अब आपको तैयारी उसी आधार पे करनी है कि जो भी आप प्रश्न लिखो, ठीक है, जो भी आप प्रश्न लिखते हो आपको प्रयास करना है कि उसको 50 शब्दों में भी लिख के समाप्त करो और उसको 100 शब्दों में भी लिख के समाप्त करो। हालांकि शॉर्ट आंसर दिया है तो अधिकतम 50 शब्द मान लीजिए, मतलब 50 शब्द में आपको लिखना होगा। और पंक्तियों की संख्या की बात करें तो कम से कम 6 से 7 पंक्तियों में लिखने का भी अब आपको प्रयास करना है। किसी भी प्रश्न को आप डिटेल लिखते हो फिर उसी को 5 से 6 पंक्तियों में भी लिखने का प्रयास करना है। नंबर आपको 38 ही मिलने वाले। बाकी यदि अन्य प्रश्नों की बात करें, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रॉम सिलेबस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, डिस्क्रिप्टिव टाइप। अगला है इसी में, और फॉर सिलेबस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री और इंडिया एंड इंडियन कल्चर, डिस्क्रिप्टिव टाइप। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ना, तो पहला क्या हो गया है, एक प्रकार से पहले में आपके पास कोई चॉइस नहीं रह गया है। ठीक है, पहले में कोई चॉइस नहीं रह गया, मतलब पहला तो आप करना ही करना है आपको, वहां पे अभी कोई चॉइस का ऑप्शन नहीं है। हो सकता है जब इसमें शॉर्ट आंसर टाइप के प्रश्न रखें, मान लो 5 प्रश्न रख दिया और आपसे बोल दे कि कोई 3 कर लो तो होगा, लेकिन अभी इसमें इस तरह का विकल्प नहीं दिया। प्रश्न संख्या 2 में जरूर ये चीजें मेंशन है कि या तो आप इस वाले को कर लो या तो इस वाले। कहने का मतलब है
कि प्रश्न संख्या 2 में यदि हम बात करें तो 2 क्वेश्चन दिए होंगे, कोई भी आपको एक करने की स्वतंत्रता होगी। इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 में भी यदि हम जाएं तो सेम चीजें यहां भी है, डिस्क्रिप्टिव टाइप का है, यहां भी 2 प्रश्न होंगे, कोई एक आपको करना होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि सेक्शन नंबर 1 से कितने प्रश्न अभी आप कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 में जितना दिया होगा सब पार्ट उसको करना है, बाकी 2 प्रश्न और टोटल अभी 3 प्रश्न करना है, 1, 2 और 3 क्वेश्चन आपको लिखना है इधर। फिर सेक्शन 3 में जाते हो, यहाँ पे क्या बोला गया है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कवरिंग होल सिलेबस ऑफ करेंट इवेंट। मतलब पेपर, अभी इसके लिए जानकारी क्या होनी चाहिए, इसके लिए तो आपको जानकारी होनी चाहिए ना कि पेपर नंबर 1 में कौन कौन से विषय होते हैं, जिसके बारे में अभी हमने बात किया। तो हमने क्या देखा था कि आधुनिक भारत का इतिहास होता है, करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय घटनाक्रम और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम होता है, और तीसरा सांख्यिकी होता है। तो दूसरा सेक्शन जो है, इसके जो पहला प्रश्न है, ये क्या बोल दिया गया कि करंट इवेंट एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे करंट अफेयर्स के भी प्रश्न होंगे और इसको आपको 50 शब्दों में कम से कम लिखना होगा। टोटल 38 मार्क्स से होंगे। अभी कितने प्रश्न इसमें आएंगे इसको लेकर बात नहीं की गई, लेकिन अब इसके लिए तैयार आपको रहना है। तो करंट अफेयर्स भी इसमें आपने समझ लिया। अब इसके बाद फिर क्या है, यहाँ पे भी सेम उसी तरह का पैटर्न है कि 2 प्रश्न दे दिए जाएंगे, कोई एक आपको करना होगा, ये डिस्क्रिप्टिव रहेगा। अगला प्रश्न जो होगा इस सेक्शन में वो भी आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा, उसको करना रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अभी तक 2 सेक्शन आपने देखे, और आपने देखे कि दोनों सेक्शन में अभी तक छोड़ने की चॉइस होती थी, प्रश्नों की संख्या ज्यादा होती थी, लेकिन अब यहाँ पे नहीं, यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न में दे दिया कि या तो आप इसको करिए या तो इसको करिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 3 में। जैसा आपने देखा था कि सेक्शन नंबर 3 क्या है, सेक्शन नंबर 3 है सांख्यिकी का, स्टेटिक्स का। ठीक है, और इसमें दिया है फुल सिलेबस ऑफ स्टेटिकल एनालिसिस, ग्राफ एंड डायग्राम। फिर विकल्प दे दिया है, मतलब कि यहाँ पे क्या है कि जो प्रश्न होंगे वो 36 अंकों के ही होंगे, 36 अंकों के ही होंगे। और यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि ये जो फुल सिलेबस के प्रश्न होंगे सांख्यिकी के जो होंगे, तो क्योंकि सांख्यिकी ऐसा तो है नहीं कि शॉर्ट में उसको आप कर सकते हो, तो यहाँ तो फुल सिलेबस को आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो ये तो हो गया सेक्शन 3 पेपर 1 का। इसी सेम तरीके की बात पेपर 2 के लिए भी की गई है। अब पेपर 2 में भी आप जानते हैं सिलेबस आपने देखा, तो पेपर 2 में आपने देखा कि कौन कौन सी चीजें हैं। पहले राज्य व्यवस्था है, दूसरा भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल है। तीसरे टॉपिक की यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो एक एक सेक्शन एक एक टॉपिक से जुड़ा हुआ है। पहला सेक्शन यदि हम बात करें तो यहाँ पे लिखा है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कवरिंग होल सिलेबस ऑफ इंडियन पॉलिटी। ठीक है, मतलब पॉलिटी से जुड़ा हुआ प्रश्न होगा नंबर 1 पे, और टोटल 38 अंकों के ये प्रश्न होंगे, ये आपको देखना है। ठीक है, आगे जब बढ़ते हैं सेक्शन इसी में दूसरे में, तो यहाँ पे बोला गया है जैसे डिस्क्रिप्टिव अभी तक होता था पेपर फर्स्ट में, उसी तरह से है। फिर सेक्शन सेकंड में जाते हैं। सेक्शन सेकंड यहाँ पे दे दिया कि अर्थव्यवस्था और भूगोल से जुड़े हुए क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। और फिर इसके बाद बाकी के जो 2 प्रश्न आपको करने होंगे 5 और 6 नंबर में, वहां पे डिस्क्रिप्टिव टाइप का दे दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 आपने देखा था कि साइंस टेक से जुड़ा हुआ था, यहां पर भी शॉर्ट आंसर लिखना है। तो मतलब अब डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया, हमारे प्रौद्योगिकी संस्थान हो गए, इनसे जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं उसको आपको तैयार करना है, नोट्स बनाना है। ठीक है, क्योंकि अब इसको भी आपको 50 शब्दों, 20 शब्दों, 30 शब्दों में लिखने को आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अग्नि 5 मिसाइल के बारे में आ गया तो लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अग्नि 5 क्या है, तो उसमें आप बताओगे कि किस संस्था ने बनाया है, मारक क्षमता क्या है, उद्देश्य क्या है, वो सारी चीजें आप बताओगे 50 शब्दों में। इस तरह का रहेगा। शब्द 50 मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यदि 3 से 4 रखने होंगे तो अधिकतम 50 शब्द ही लिमिट रखी जाएगी। ठीक है, इसके बारे में तो अभी डिटेल जानकारी नहीं है, हो जाएगी। इसके बाद अगला जो है वही है कि साइंस टेक से जुड़ा हुआ प्रश्न है, और ये आपको देखने को मिल रहा है कि डिटेल्ड में आपको करना है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको वही चीजें हैं कि या तो आप इसको करिएगा, विकल्प आपके पास यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो टोटल अभी तक जो देखने को आ रहा है एक प्रश्न पत्र में, प्रश्न पत्र सेकेंड की यदि हम बात करें तो कितने प्रश्न आपको करने पड़ रहे हैं। एक प्रश्न 8 नंबर से करना पड़ रहा है, एक प्रश्न 7 नंबर का करना पड़ रहा है, 7 नंबर से करना पड़ रहा है, और इसके बाद फिर आपको देखने को मिल रहा है कि 6 नंबर से एक, 5 नंबर से एक, 4 नंबर से एक, इस प्रकार से आपको करने को मिल रहे हैं। तो जैसे पहले था वैसे ही है। ठीक है, बदलाव क्या हुए हैं कि प्रत्येक सेक्शन का
पहला प्रश्न जो है, प्रत्येक सेक्शन का जो पहला प्रश्न है वो अब शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, पहले ये चीजें नहीं थी। और अब इसके लिए जरूरी है कि पाठ्यक्रम आपको कंठस्थ हो, क्योंकि पाठ्यक्रम है तभी पता होगा। पाठ्यक्रम में दोनों प्रश्न पत्र में 3-3 सेक्शन है। पहले में यदि हम बात करें तो आधुनिक भारत का इतिहास, दूसरा करंट अफेयर्स, तीसरा सांख्यिकी। तो जो प्रश्न पत्र नंबर 1 होगा वो 3 भागों में बटा होगा, और पहला सेक्शन आधुनिक भारत का इतिहास, दूसरा सेक्शन करंट अफेयर्स, तीसरा सांख्यिकी का हो गया। इसी प्रकार से दूसरे प्रश्न पत्र में जाएंगे तो राज व्यवस्था हो गया, अर्थव्यवस्था एवं भारत का भूगोल दूसरा टॉपिक, और तीसरा टॉपिक विज्ञान प्रौद्योगिकी। और 3 सेक्शन बने होंगे, तीनों सेक्शन में पहला प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप का होगा, बाकी के जो अन्य 2 प्रश्न होंगे वो डिस्क्रिप्टिव टाइप के होंगे। तो ये तो हो गया जीएस का पैटर्न जो आपको समझना है, जो आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है फॉर्मेट ऑफ एसए क्वेश्चन। अभी एसए के प्रश्न पत्र का आप कह सकते हो मॉडल है। इसमें क्या चीजें दी है, इसमें क्या दिया है, सबसे पहले दिया है खंड 1। इसमें क्या बोला गया है, खंड 1, राइट एनी वन एसे ऑफ गिवन टॉपिक। ठीक है, मतलब इसमें भी कितने सेक्शन बने हैं, इसमें भी आपको जो सेक्शन हैं वो देखने को मिलते हैं। कितने, आइए देख लेते हैं। इसमें भी 3 सेक्शन देखने को मिलते हैं, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकेंड और सेक्शन थर्ड। जैसे आपके जीएस के प्रश्न पत्र में सेक्शन की जो संख्या थी वो आपको 3 देखने को मिलती थी, उसी प्रकार से जो एस्से आपको लिखना है वह भी 3 खंड उसमें दिए हैं, और तीनों से एक एक चुनकर आपको लिखना है। यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में दिया है, हो सकता है यहाँ पे ये 3 दे दें, 4 दे दें, उसमें से आपको एक चॉइस करना रहे। इसी तरह से हो सकता है सेक्शन 2 में 3 से 4 दे दें, आपको एक लिखना रहे, और सेम चीजें सेक्शन थर्ड के लिए भी हो सकती हैं। यहाँ पे देखेंगे तो क्या बोला गया है, राइट एनी वन एसे आउट ऑफ द गिवन टॉपिक, मतलब एक लिखना है। यहाँ पे भी एक लिखना है, लेकिन सेक्शन थर्ड में भी आपको देखेंगे एक ही लिखना है, लेकिन सेक्शन थर्ड स्पेशल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, बिहार स्पेसिफिक टॉपिक, द क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन विल बी देवनागरी स्क्रिप्ट एंड इट विल बी ट्रांसलेटेड इन रोमन स्क्रिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये जो प्रश्न होगा ना ये बिहार से जुड़ा होगा, सिर्फ बिहार से जुड़ा होगा, देवनागरी लिपि में होगा। ठीक है, बिहार से जुड़ा हुआ प्रश्न होगा, मतलब बिहार की जो लोकोक्तियां हैं, बिहार के जो मुहावरे हैं, उन आधारों पर आपको ऐसे लिखना होगा सेक्शन थर्ड में। बाकी सेक्शन सेकंड और सेक्शन फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे जो आपको ऐसे लिखने हैं ये राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के जो विषय हैं उस पर दिए जाएंगे। तो ये तो आपका पूरा पैटर्न हो गया कि किस प्रकार से आपको जीएस में लिखना है, किस प्रकार से आपको एसए में लिखना है। अब यहाँ से कुछ चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले कि करंट अफेयर्स की जो भूमिका है वो आपके यहाँ और भी महत्वपूर्ण हो गई है। और भी महत्वपूर्ण होने का मतलब क्या है कि अब क्योंकि मुख्य परीक्षा में भी करंट अफेयर्स के 60 आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और 38 अंकों के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि अब आप जब भी करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्ड नॉलेज रखोगे, तभी चीजों को आप बेहतर कर पाओगे। थोड़ी सी अच्छी पकड़ अब आपको करंट अफेयर्स पे रखनी होगी, तभी चीजें आपकी बेहतर होंगी। तो करंट अफेयर्स खूब अच्छे से करना है, एसए पर भी काम करना है, क्योंकि एसए में 2 सेक्शन तो हर कोई कर ले जाएगा, लेकिन जो तीसरा सेक्शन है बिहार की लोकोक्तियां मुहावरे, वो आप सब अच्छा कर पाओगे, क्योंकि आप वहां से जुड़े हुए हो, बिहार के कल्चर से आप जुड़े हुए हो, आप उनका मीनिंग समझ सकते हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोकोक्तियां और मुहावरे हैं जो बिहार के बाहर का छात्र नहीं समझ सकता है, तो वहां पे आपको बढ़त मिल सकती है। तो ये आपका पूरा प्लान है, ये पूरा पाठ्यक्रम है। अब इसी पर आपको आगे बढ़ना है। बुक लिस्ट क्या होगी, बुक लिस्ट को लेकर एक अलग वीडियो बना दी गई है, तो उसको जाके आप देख सकते हो, वहां से चीजें आपकी हो जाएंगी। प्रयास इतना रहे कि जब आप प्लान बनाते हो, हालांकि हम लोगों ने प्लान बनाया ही, आपको मिला होगा, जब आप प्लान बनाते हो तो उसको आपको पूरी तरह से ना फॉलो भी करना है, नहीं तो चीजें बेहतर नहीं होंगी। एक चीज और, पुस्तकों की संख्या को आपको सीमित रखना है। ठीक है, अपने स्टडी टेबल पर पुस्तकों की संख्या सीमित रखना है। प्रत्येक विषय की कोई एक पुस्तक आपके पास होनी चाहिए, एक पुस्तक के अलावा कोई दूसरी पुस्तक आपके पास नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा प्लान है। कैसा लगा जरूर बताइएगा। हमारे बैच से जुड़े हैं, जरूर आपको आनंद आएगा पढ़ाई में भी, और पढ़ाई के साथ साथ बहुत कुछ आप सीखेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।